नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। वीआईपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बेबाक बहस। बेबाक बहस आज इस बात पर होगी कि आखिर कांग्रेस नए कलेवर में कैसे ढल पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी कहीं छुट्टी मना रहे हैं और खबरें अब ये हैं कि क्योंकि इस बात को लेकर उनकी इतनी ज्यादा किरकिरी हो चुकी है, इसीलिए वो छुट्टी से जल्द लौटेंगे। अध्यक्ष पद के ऊपर उनकी ताजपोशी होगी और प्रियंका गांधी, जिनके लिए पहले से ही सुर उठते रहे हैं पार्टी के अंदर से, कई कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की पार्टी में आने की मांग करते रहे हैं और इसी के चलते प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बैठाया जा सकता है और मुखर चेहरा कांग्रेस का उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी के दफ्तर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इन खबरों को खारिज किया गया और कहा गया है कि प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं आएंगी, सक्रिय राजनीति का हिस्सा वो नहीं बनेंगी। लेकिन जो खबरें लगातार आ रही हैं वरिष्ठ सूत्रों से, कह लीजिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, वो यही कह रही हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस में बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो बदलाव जो कि कांग्रेस को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस इन दिनों अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर खाने विरोध के स्वर भी हैं और पार्टी को नए तरीके से मथने की आवाजें भी, क्योंकि राहुल गांधी की औरा तले ही कांग्रेस जमीन पर आई और अब आने वाले दिनों में उन्हीं राहुल गांधी के औरा के सहारे ही कांग्रेस आसमान को भी टटोलना चाहती है। दरअसल अब खबर ये है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाल सकती हैं। यही नहीं, राहुल टीम में प्रियंका को महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी पार्टी में महासचिव बनाई जा सकती हैं। यानी प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में कांग्रेस का तुरुप का पत्ता बन सकती हैं और प्रियंका गांधी का चेहरा ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और नया जज्बा भरने का काम करेगा। इसके इतर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी का औरा कांग्रेस के लिए खत्म हो गया और समूची कांग्रेस प्रियंका के सहारे ही 2019 के चुनाव मैदान में उतरेगी। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से मथने की ओर चल पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में युवा सोच और बुजुर्गों के अनुभव के बीच टकराव देखा जा सकता है। यही कारण है कि आत्मचिंतन के लिए राहुल गांधी को किसी और से नहीं बल्कि सोनिया गांधी से छुट्टी लेनी पड़ी और यही कारण है कि राहुल गांधी की हट ही कांग्रेस की हकीकत को बदलने की ओर चल पड़ी है। विधानसभा में तो आपकी आंधी में कांग्रेस एक सीट तक नहीं जीत पाई। यही नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर भी देखी गई, जिसका असर ये रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। इधर देश भर में प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की आवाजें उठने लगी। अब राहुल गांधी नए सिरे से कांग्रेस को जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में 66 साल के मोदी युवाओं की भांति चुनाव प्रचार करते रहे, तो इधर 43 साल के युवा राहुल गांधी देश के युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहे। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाना चाहते हैं, यानी राहुल गांधी अपने तरीके से कांग्रेस का ताना बाना फिर से बुनना चाहते हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी हो। यानी पहली बार राहुल गांधी बुजुर्ग हो चुकी कांग्रेस में नई जान फूंकना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को नई उम्मीदों के आसमान पर पहुंचा पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस को अब शून्य से ही अपने सफर की शुरुआत करनी है। क्योंकि राहुल गांधी तैयार हैं, खांटी कांग्रेसी परिवर्तन को बेकरार हैं। अब इंतजार करना होगा। योगेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो क्या वाकई में राहुल गांधी पार्टी को एक नई दिशा दिखा पाएंगे? क्या वाकई में राहुल गांधी जिस तरह से चाह रहे हैं कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में पूरी तरह से बदलाव करें, यानी चाहे वो सचिव हो, महासचिव हो, हर पद के लोग अभी इस्तीफा दें और नई टीम राहुल गांधी अपने तरीके से गठित कर पाएं। लेकिन ये कर पाना कितना मुमकिन होगा और क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के आगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से कृति वढेरा जी हैं और कांग्रेस से विनीत
चौधरी जी हैं और मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल विनीत जी आपसे लेना चाहेंगे, प्रियंका गांधी की पार्टी में एंट्री हो सकती है, सक्रिय राजनीति में वो शामिल हो सकती हैं, इस तरह की खबरें अभी तक हमारे पास हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे लिए भी एक न्यूज़ है जो आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि पार्टी स्तर पर अभी तक ये बात कहीं भी नहीं कही गई कि प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री कर रही है। तो ये तो मेरे लिए भी एक न्यूज़ है, और यदि ऐसा होता है तो इसका हम निश्चित तौर पे स्वागत करते हैं। पार्टी किसी प्रकार का भी कोई फैसला लेती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक पार्टी का फैसला है और एक नेता का इंडिविजुअल फैसला है कि वो चाहें तो आ सकते हैं। ये उनकी एक अपनी राय होनी चाहिए इस पर। पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग उठती रही है, अंदरूनी स्वर उठते रहे हैं। इलाहाबाद में तो पोस्टर्स तक लग गए थे, अगर आपको याद हो, कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाओ, अब भैया बहन को लेकर आओ। तो ऐसे में उनकी भूमिका की दरकार है पार्टी में। तो क्या अगर उनकी एंट्री होती है तो वाकई में राहुल गांधी से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? तवज्जो देना और ना देना तो ये पार्टी का फैसला है, पार्टी अध्यक्ष का फैसला होगा। ये तो पार्टी इसका फैसला लेगी। लेकिन ये जरूर है कि जो आप कह रहे हैं स्वर उठने की बात है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसे स्वर तो जरूर उठते रहे हैं, सबको मालूम है। चलिए मनोहर मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज अगर देखा जाए तो कमलनाथ जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान आया था कि पार्टी टू सेंट्रिक है। अब अगर खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी भी पार्टी में आएंगी, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ देंगी, उनकी जगह राहुल गांधी आएंगे और राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में प्रियंका गांधी आ सकती हैं, तो क्या वहां भी उन सिचुएशंस में भी पार्टी टू सेंट्रिक नहीं रहेगी? देखिए, भारतीय राजनीति का जो मौजूदा काल है उसमें भारत की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज़्यादा दिन तक आज़ाद भारत में शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस की पूरी समीक्षा का बड़ा ही एक माकूल वक्त है। न केवल कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हुई, वो अब तक की सबसे बड़ी हार थी। दूसरा ये कि उसके बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में चुनाव हुए जहाँ पर सत्ताधारी दल भाजपा की भी हार हुई, कांग्रेस पार्टी एक तरह से कांग्रेस पार्टी का राउट हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की दिशा, कांग्रेस पार्टी की दशा और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, उसको देखते हुए कांग्रेस में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। हालांकि पॉपुलिज्म के तौर पे हम लोग पार्टी को केवल उसके चेहरे के आधार पर देखते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का ये तकाजा है, बल्कि दुनिया के सारे लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जब हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चलाते हैं तो हर पार्टियों का एक नॉर्म्स होना चाहिए। वह नॉर्म्स जो पहले संविधान तय करता है और फिर उसके बाद वहां का जो चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि पार्टी की पूरी लीडरशिप, पार्टी की पूरी जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी की पूरी एक तरह से नीति, पूरी घोषणा, पूरे चुनाव लड़ने का तरीका। और आज के दौर में जब गुड गवर्नेंस हमारा बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है और भारत जैसे देश में जो बड़ा एक हेट्रोजीनस देश है, जहां पर तमाम तरह की जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के तमाम आइडेंटिटी मौजूद हों, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से विफल होना और फिर कांग्रेस पार्टी में उन चर्चाओं को लाना जो चर्चा एक तरह से बेमानी है कि नेहरू कांग्रेस परिवार का व्यक्ति ही कांग्रेस पार्टी को चला सकता है, अगर ये नहीं तो चलो वो नहीं, चलो राहुल भी उन्हीं के हैं और उन्हीं की बहन प्रियंका भी है। प्रियंका चूंकि महिला है, राहुल की शैली थोड़ी अलग है। राहुल जो है वो एक तरह से क्लीन हार्टेड आदमी है, वही उनकी माँ जो है वो एग्रेसिव है। कई वो सही बात को भी जो है वो झूठ के तरीके से और झूठ के बात को सही तरीके से बड़े एग्रेसिव अंदाज में कहती हैं। प्रियंका को भी माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और अपनी माँ के ही ज्यादा करीब हैं, जबकि राहुल जो है वो अपने पिता के ज्यादा करीब थे। हम लोगों का सवाल ये है, चूंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, भारतीय लोकतंत्र को चलाने के लिए और भारतीय लोकतंत्र में नए प्रतिमान कायम करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स तय करना होगा। विनीत जी, क्या कहेंगे? मॉडर्न क्यों नहीं है कांग्रेस के पास वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स कि आप इस फैमिली से बाहर हटकर भी कुछ सोच सके? कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी जो है कैसे चलनी चाहिए, कैसे उसमें लीडरशिप की कवायद होनी चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग होनी चाहिए कैंडिडेट की, नेताओं की कैसे लिस्ट तैयार होनी चाहिए, वही प्रोसेस करने की कोशिश में है राहुल गांधी। बोलिए विनीत जी, वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, क्योंकि आपके जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ी उन सबका एक आरोप था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया, यानी कहीं ना कहीं जो रूल्स और रेगुलेशन, जो नॉर्म्स का जिक्र मनोहर मनोज जी कर रहे हैं वो पार्टी में नहीं है इस वक्त। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि नेताओं ने पार्टी छोड़ी या नेताओं ने ये किया, वो उनका एक इंडिविजुअल, उनका कहना जरूर ऐसा रहा। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आदमी कहीं ना कहीं दोषारोपण जरूर करते हैं, वो इस तरह की बात रही।
और रही बात जो आज हम प्रियंका जी पर बात करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये टॉपिक ही ऐसा लगता है कि ये एक डिबेट का टॉपिक भी हो सकता है, तो मुझे तो इस पे अचंभा भी होता है कई बार, क्योंकि एक पार्टी का एक इंडिविजुअल मैटर है जो कि हम कैमरा के आगे इस बात को कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा टॉपिक हो सकता है। देखिए, अगर मैटर पार्टी का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट उसमें पार्टी का नहीं है ना, इंटरेस्ट उसमें जनता का छुपा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता के इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स कर रही है, वो अपने निजी इंटरेस्ट के लिए तो कर नहीं रही है। तो कांग्रेस के विषय में हम क्यों ना उस डेफिनेशन से हटकर सोचें। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप लगातार जो बात कह रहे हैं नेहरू गांधी परिवार, एक तरह की ये बात आप लगातार बोलते हैं, चैनलों पर ये बात चलती है, तो ये बात जब आप करते हैं भाई और परिवार की जो बात आप बोलते हैं, तो कौन सी पार्टी इससे अछूती रह गई है। आज हमारे देश में जो दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, ये चलन उन दोनों पार्टियों में चल रहा है, और चाहे क्षेत्रीय पार्टियों में चल जाऊं तो वहां तो पूरी तरह से ठीक है। अब कृति वडेरा जी का बनता है यहाँ पर जवाब। दूसरी बात मैं आपसे ये एक और मैं कहना चाहूंगा, इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि आप केवल प्रियंका गांधी की बात क्यों करते हैं। आप राजनाथ सिंह की बात करिए, पंकज सिंह आज राजनीति में है, वो उनके बेटे हैं। आप बात करिए और नेताओं की, जसवंत सिंह के वो जो कंधार जो छोड़कर आए थे, इसका जवाब उनके बेटे खुद राजनीति में। आप सारा का सारा पार्टियों का जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं, बोलिए कृति जी। मैं पहले अपना पक्ष रखना चाहती थी, फिर आपको सवाल का जवाब देती। बोलिए। पर अब चलिए, क्योंकि सवाल से ही शुरू होती है बात, तो जहां तक बात है उंगली उठाने की या अन्य राजनीतिक दलों पर वक्तव्य अपना रखने की, मेरे कांग्रेस के साथी पैनलिस्ट मेरे सामने बैठे हैं और ये अन्य राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं या नेशनल पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो इस समय अगर किसी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव की बात करें या अभी मेरे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं जो बता रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इनका सुपड़ा साफ हुआ है, सभी विधानसभा जो राज्य स्तर पर चुनाव हुए वहां से भी बिल्कुल खारिज जनता ने इनको किया है। तो इस समय अगर आईना देखने की आवश्यकता किसी को है तो वो उस परिवार को है जो एक्चुअली वंशवादी राजनीति की में उतरते हैं। अगर कोई पॉलिटिकली मैं कहती हूं एमपी है, उनके बेटे अगर किसी भी, जैसे इन्होंने नाम लिए, यशवंत सिन्हा है या राजनाथ सिंह जी की ये बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो एक ही परिवार है जो पार्टी की अध्यक्षता भी करता है, चुनाव लड़ाने की भी बात करता है, पार्टी की आगे की रणनीति की भी बात करता है, और आज पारिवारिक कलह ही सामने हैं। राहुल जी को सोचना पड़ रहा है कि वो अध्यक्ष बने या उनकी बहन महासचिव बनती हैं। तो कांग्रेस का पिछला जो बीता कार्यकाल, मैं कहूंगी पिछले कुछ सालों में गया है, ना नीति बची है, ना नियत बचा है, अब ना ही नेता है। इसलिए अब प्रियंका गांधी को सामने लाने की बात की जा रही है। बोलिए। देखिए, मैं इस पे आपका जवाब जरूर देना चाहूंगा। जो बात आपने बोली है, मैं कहीं ना कहीं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, जो बात ये बोल रहे हैं। जाहिर सी बात, आप सहमत नहीं होंगे। नहीं, निश्चित तौर पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। हाँ। आप जब बात करते हैं प्रियंका गांधी की या और नेताओं की, तो प्रियंका गांधी को लेकर आना कोई कांग्रेस की ही डिमांड नहीं है। एक आम जनता भी इस चीज को कहती रही है लगातार। तो अगर जनता की बात को सुनने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो गलत नहीं है कहीं पर। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी राजनीति में क्यों ना आए, इसके ऊपर मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ना आए। आप आने की बात करते हैं, मैं कहता हूं क्यों ना आए। अगर एक आदमी डिलीवर करना चाहता है और उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आने का है तो क्यों ना आए। लेकिन वो चाहती ही नहीं है ना। सवाल तो यही है, मैंने शुरुआत में ही बोला इंट्रो में कि उन्हीं के दफ्तर से इन खबरों को खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते। मैंने पहली बात की शुरुआत यहां से की थी कि तो मेरे लिए भी एक न्यूज है जो आप मुझे बोल रहे हैं। तो जब अभी तक इंटरेस्ट ही शो नहीं है आने और ना आने का, तो हम इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स इसके ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेमानी तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि उनके राजनीति में आने से असर जनता पर पड़ेगा, असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ेगा। और अगर उनके आने से वाकई में कांग्रेस पार्टी में नहीं जान आ सकती है तो वो क्यों ना आए। डिबेट करने की आप बात करते हैं तो मैं इस पे सबसे पहले कहना चाहूँ, आज का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए किस तरह से किसानों का गला घोटा जा रहा है, डिबेट का इशू ये है आज। नहीं, ये सबसे बड़ा डिबेट का इशू। उसके ऊपर हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं, उस इशू पर लगातार मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आपसे इस बात के ऊपर। लेकिन निश्चित तौर पे डिबेट के इश्यूज और भी बहुत सारे। विनीत जी, डिबेट के इश्यूज ये क्यों नहीं है कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी में आएंगी तो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त आपकी पार्टी दो खेमों में बटी है, एक वो खेमा जो कि सोनिया गांधी का वफादार है, एक वो खेमा जो कि राहुल गांधी का वफादार है। राहुल गांधी उपाध्यक्ष होते हुए भी खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटें जब आप लोग लेकर आए तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, जनता नाराज नहीं है, और मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को खुलकर काम नहीं करने दिया, इस वजह से हम चुनाव हारे। साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नहीं चल रही है पार्टी के अंदर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डिबेट का मुद्दा नहीं है? एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो कि सत्ता में रही है सालों तक, वो अगर आज डूब रही है तो ये डिबेट का विषय है, और कौन से नेता उसको इस परिस्थिति से उभार सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होना लाजमी है। इसलिए आप ये मत समझाइए कि डिबेट का विषय है कि नहीं है। जनता ने बदलाव के लिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो जनता का जो वोट था बदलाव के लिए था, उसमें कहीं ये नहीं था कि किसको नकारा किसको नहीं नकारा। बदलाव में अगर हम और राज्यों की बात भी करें, सवाल तो यही है ना, बात ये है ये बदलाव का वोट है, ये वोट बदलाव के लिए हुआ था। अगर राज्यों की बात करें, वहां भी हमारी सरकारें कई सालों चलती आ रही थी, यही तो वहां बदलाव चाह रहे हैं। देखिए, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जो घोटाले हुए आपके कार्यकाल में, उनको आप भूल गए। आप इस बात को समझ आइए, आज जो सरकार हमारे यहाँ 10 महीने पुरानी है, उससे भी सरकार के प्रति आज लोगों की नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या इस तरह का दिल्ली चुनाव के हम नतीजों को देखते हैं तो क्या ये उसका एक वर्डिक्ट है जनता का? आप ये समझते हैं इस बात को? क्या कृति जी, नाराजगी आपसे ज्यादा है जनता को कि कांग्रेस से ज्यादा थी? लेटेस्ट तो अगर मैं देखता हूं तो बीजेपी से दिखाई देती है मुझे। कृति जी, देखिए, मुद्दा जो आज की बहस का है कि राहुल या प्रियंका गांधी, तो मैं खुद छात्र संघ बिरादरी से आती हूं, और राहुल गांधी जी के पिछले कार्यकाल में मैं आपको बताऊं, एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस, क्या कांग्रेस, एक कार्य प्रणाली उन्होंने बदली। इलेक्टेड मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे, और एनएसयूआई के भी पूरे इलेक्शंस इन्होंने करवाए। उनके द्वारा की गई सारी प्रणालियां जब फेल हो चुकी, ये इनकी विफलता है, इसको इन्हें स्वीकारना चाहिए और कहना चाहिए जी हाँ, अब हम प्रियंका गांधी के नाम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या पार्टी की जो शून्य स्थिति हुई है उसको उभारना चाहते हैं, पार्टी को एक नया चेहरा दे रहे हैं। ये उन सब चीजों को नकार कर साइड में रखकर आज कहते हैं भूमि अधिग्रहण पे बात कीजिए और 10 महीने की सरकार पर बात कीजिए। विफलताएं आज आपकी तरफ से हो रही है। विफलता अगर किसी की है तो आपकी है, हमारी कैसे है? हजारों करोड़ों रुपए के घोटाला। देखिए, आपके कांग्रेस के पाप का घड़ा इतना ज्यादा भर चुका था जो आज जनता को समझ आ गया है। आज अगर आप वर्डिक्ट की बात करते हैं, आप जमानत जब्त हुई है दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपके कैंडिडेट्स की। अरे भाई, आप तो सरकार बनाने जा रहे थे, किरण बेदी आपका चेहरा थी। चलिए ब्रेक लेते हैं, बटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 विपक्ष, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जिस तरह से संगठन में बदलाव करना चाहते हैं, उस संगठनात्मक बदलाव के बाद क्या कांग्रेस में नई जान आ पाएगी, और क्या ये कर पाना इतना आसान होगा? मनोज जी से सवाल पूछूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब सीधे सवाल करना चाहूंगी मनोज जी मैं आपसे, किस तरह से संगठनात्मक स्तर पर बदलाव कर पाएंगे राहुल गांधी, जो वो अभी तक नहीं कर पाए? अप्रैल में अध्यक्ष बना भी दिया जाता है, उसके बाद भूचाल सा आ जाएगा पार्टी के अंदर, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुद को बिल्कुल भी किसी कीमत पर, किसी आधार पर साइडलाइन होते बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये जो आपका जो मुद्दा है, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष है, और दूसरा जो मौजूदा जो भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा है, जो रीति और नीति है, वो पक्ष है। राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, तो पहली बात कि कांग्रेस पार्टी के अगर इतिहास में जाएं तो आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी की ये नैतिकता नहीं थी कि उसे जो है देश का शासन सौंपा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी थी, पहले से ही एस्टेब्लिश पार्टी थी, सारे इसके कैडर थे, सब कुछ थे। आज़ादी की लड़ाई का इनका कार्य था। जब देश में लोकतंत्र आया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जब तय हुआ, तो देश में सारे दलों को नए सिरे से बनना था, जिससे कि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता, एक लेवल प्लेइंग होता, और देश में एक स्वस्थ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की शुरुआत होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस भी ऐतिहासिक कारणों से सत्ता मिली, और वो लगातार काबिज रह चुकी, उनका संगठन बहुत पुराना था, हर जगह लोगों में स्वीकार्यता थी, बाकी नए दलों को नए नए आधार पर बनना था, टूटना था, और अब जाकर के देश में पहली बार एक मजबूत विपक्ष बना और गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी की जो डेमोक्रेसी है
उसमें जिस तरीके के सुधार होने चाहिए, आज ये देखिए कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है, क्योंकि वो मोनार्की से बेहतर है, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेसी से बेहतर है, सामंतवाद से बेहतर है, राजतंत्र से बेहतर है। लेकिन जब लोकतंत्र के भी जो नए प्रतीक जो हैं वह केवल पुराने सामंती प्रवृत्ति के आधुनिक संस्करण बन जाएं कि व्यक्तिवाद चले, मठाधीशी चले, एक व्यक्ति का गुट चले, जो मन चाहे वो केवल प्रक्रिया के जरिए पूरी करा ले, जहां पर गुड गवर्नेंस की कोई चर्चा न होती हो, जहां पर नए लीडरशिप की जो है क्वालिटी लीडरशिप का कोई पौध नहीं तैयार होता हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स केवल चलता हो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर सारी रीति नीति तय होती हो, भावनाओं के आधार पर लोकतंत्र चलता हुआ। हालांकि ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में काफी कुछ सुधार हुआ है, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बात कुछ देर पहले चली वंशवाद का, तो यह बात सही है, भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद एक बहुत बड़ा कोज है। आज किसी भी दुनिया के और लोकतंत्र में देख लीजिए, साउथ एशिया के अगर देशों को छोड़ दिया जाए तो कोई प्रधानमंत्री या कोई पार्टी अपने बेटों को नहीं प्रोत्साहित करता। भारतीय जनता पार्टी में रोग लगना घोर निराशाजनक है। लेकिन मनोज जी, यहाँ जो है परिस्थितियां वो हमारे सामने बता रहा हूँ उसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। नहीं, मेरा सवाल समझिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, समझ चुका हूँ, संगठन में बदलाव होंगे तो क्या होगा? देखिए, डिबेट को आप केवल मतलब कि सनसनी बनाने का काम करेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उसका इंटेलेक्चुअल कलर भी आना चाहिए। देखिए, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, की कोशिश तो करिए मनोज। मैं तो पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपके उस सवाल का, और बिना पृष्ठभूमि के जवाब का फिर मतलब नहीं रहेगा। मैं उसी पर वंशवाद है, ये बात जाहिर सी है कि वंशवाद मैं बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज करने की जगह मैं बता रहा अगर ये समझे। देखिए, प्रियंका का जो पूरा मुद्दा उठा है वंशवाद को लेकर के उठा है। क्या उनमें नेताओं की कमी है? क्या चिदम्बरम जैसा बढ़िया वित्त मंत्री जो कांग्रेस के पास था आज किसी के पास है क्या? योग्य प्रतिभा की कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जो भी लीडरशिप नॉन नेहरू और कांग्रेस परिवार से आएगा सब टांग खींचना शुरू हो जाएगा और पार्टी में जो है हमारा अचानक तोड़ आ जाती है। तो हमारा ये कहना है कि नए पॉलिटिकल या मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी का जो ट्रेंड ये कहता है कि वंशवाद को लेकर सारी पार्टियां ये तय करें कि कोई अगर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है तो वो अपने जीते जी अपने बच्चों को जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करेगा, और यह बीमारी भारतीय जनता पार्टी में भी निश्चित रूप से लगी है। दूसरा सवाल जो आपने कहा प्रियंका गांधी के उनको आने को लेकर के, तो ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा कल्ट, एक सोशल कल्ट इस तरीके का हो गया है कि अगर नॉन नेहरू कांग्रेस परिवार से, अगर गांधी परिवार से अगर कोई कांग्रेस को लीड करता है तो वो आगे नहीं ले जा पाता है, और कहीं ना कहीं उसमें कई तरीके के मतभेद हो जाते हैं। नरसिंह राव ने इस देश को एक नॉन नेहरू गांधी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश को काफी बड़ा एक तरह से दिशा देने का काम किया, लेकिन बाद में उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। आज सोनिया गांधी को ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि उनका वारिस जो है वो ठीक से अपना पॉलिटिकल करियर बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। और जहां तक हार का सवाल है तो डेमोक्रेसी में ये कंबेंसी और एंटी इनकम्बेंसी चलता है। भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार हार हुई है, 2004 में अच्छा करने के बाद भी आप हारे, लगातार राज्यों में आपकी हार हुई है। सवाल कांग्रेस पार्टी का भी हारने का नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक आदर्श राजनीतिक दल के सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राहुल गांधी वो करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है? राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, या वो ऐसा करने की काबिलियत देखिए, अगर नॉर्म्स के तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी बड़े क्लीन हार्टेड पर्सन है और उन्होंने रिफॉर्म ओरिएंटेड काम किए हैं, लेकिन जो ऐसा मैंने कहा कि आज भारतीय राजनीति की जो रीति नीति है वो अल्ट्रा एग्रेशन वाली है, बहुत ज्यादा किसी चीज को सनसनी बनाने वाली है। आज केजरीवाल का कैसे आगमन हो गया, पिछली बार नरेंद्र मोदी का आगमन कैसे हो गया, इन्होंने अल्ट्रा एग्रेशन दिखाए। राहुल गांधी में वो एग्रेशन के तत्व नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बतौर विपक्षी नेता सोनिया गांधी ने वो एक तरह से अनर्गल हमले करती थी और उसका उन्हें फायदा मिलता था। राहुल गांधी वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं वंशवाद का घोर विरोधी हूं। ये जरूरी नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में और एक सुधारक के रूप में राहुल गांधी को भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज करना चाहिए। नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट वैसे भी सरकार से ज्यादा संगठन में काम करने को लेकर रहता है और संगठन में वो ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जिससे कांग्रेस को कुछ नया दिया जा सके, जिससे कांग्रेस को बदला जा सके। और सवाल मेरा उसी को लेकर था मनोज जी, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके जवाब से, इसलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे विनीत जी से इसी सवाल को कि राहुल गांधी की जो नीयत है वो इस वक्त साफ है, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में पूरी तरह से बदलाव किए जाएं। उन बदलावों का असर क्या होगा पार्टी के ऊपर, हम इस डिबेट के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए बेबाक बहस।
के बाद स्वागत है आपका। क्या कांग्रेस बदल पाएगी? क्या वो कांग्रेस जिसे जनता ने नकार दिया, उस कांग्रेस को नए चेहरे दे पाने में कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी, जैसी कि उनकी मंशा है? समझने की कोशिश करते हैं। विनीत जी, अब आपसे जवाब लेना चाहेंगे। वही सवाल जो कि मैंने मनोज जी से समझने की कोशिश की, अब आपसे समझना चाहूंगी। राहुल गांधी की नीयत साफ है, वो चाहते हैं कि पार्टी को पूरी तरह से बदला जाए। ये कर पाना कितना मुश्किल है और कितना आसान? देखिए, एक ढांचा है यहाँ पे, एक राजनीतिक ढांचा है इस देश का, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नीयत साफ होनी चाहिए। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है इस देश में कि राहुल की नीयत पे किसी को शक हो, उनकी नीयत पे किसी को शक नहीं है। उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाने के तरीके यहाँ पे इस्तेमाल करे वो अपने आप में अनूठे थे, अद्भुत थे, और इस देश ने पहली बार देखा कि इस तरह से भी राजनीति चलाई जा सकती है, क्योंकि वो राजनीति को राजनीति की तरह से नहीं करते थे। उन्होंने एक ये सोचा कि किस तरह से मैं लोगों को ताकत दे सकूं, लोगों को आगे ला सकूं। उसमें किस तरह से कतार में बैठा हुआ आदमी, जो आखिरी आदमी है, वो कैसे आगे आएगा, उन्होंने उस सोच को रखा। लेकिन इसे आप ही के वरिष्ठ जो नेता हैं वो आगे नहीं आने देते, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कब नहीं आने दिया। जब उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की बात करी और पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो वो पूरे स्तर पे होते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी ने उनको रोका है कहीं पर किसी तरह से भी। तो मुझे तो इस बात से फिर राहुल गांधी को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, जनता हमसे नाराज नहीं है? कार्यकर्ता अगर पार्टी का नाराज होता है तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लीडरशिप में कमी है, इस वजह से कार्यकर्ता नाराज है। उस कार्यकर्ता को या तो आप मौका नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, या उस कार्यकर्ता की काबिलियत को पार्टी ठीक से भुना नहीं पा रही है। सवाल यहां पर खड़े होते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं और राहुल जी की बात से भी सहमत हूं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस देश में हजारों लोग राजनीतिक भविष्य के लेकर इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी को टिकट देनी होती है उनमें से केवल एक को। तो निश्चित तौर पे जो पीछे की कतार के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का असंतोष जरूर आता है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और तो लेकिन इसको ये समझ लेना, टिकट बांटने के तरीके पर है जी, ये पार्टी के टिकट बांटने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चापलूसों को टिकट दे रहे हैं या काबिलों को टिकट दे रहे हैं। कितने ही काबिल है यहाँ तो सारे के सारे घोड़े अरबी हैं ना। बात तो दिक्कत सारी है, सारे घोड़े अरबी हैं। सारी पार्टियां इसी तरीके से ये तो जनता तय करती है कि कौन सा घोड़ा अरबी है, कौन सा नहीं। यहाँ पे तो उम्मीदवार चुनना तो पार्टी का काम है। जनता तो वोट दे रही है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है, जितना बड़ा संगठन और जितनी बड़ी मेंबरशिप आज कांग्रेस पार्टी की इस देश में, निश्चित तौर पे आप अपना एक इंटरनल सर्वे करवा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन विडंबना यही है कि ऑप्शंस होने के बावजूद जनता ने पार्टी को नकार दिया। पार्टी ने, कृति जी कुछ कहना? पार्टी को नहीं नकारा, ये वोट जो है बदलाव का है, क्योंकि पार्टियां जो जीतती हारती हैं वो तो होते हैं, जीत हार तो एक फैसला कहीं ना कहीं निकल के आता है, लेकिन राजनीति का जो असली मकसद है वो है डिलीवर करना। आज वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे विशेष बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। कर पा रही है फिलहाल सवाल इसके ऊपर आज जो हम निश्चित तौर पर पिछले 10 महीने बता रहे हैं कि क्या डिलीवर हुआ है यहाँ पर। जी बोलिए। नेहा जी, जो हारी हुई सेना होती है वो अंत में ऐसे ही बौखलाहट दिखाती है। तो आपका इनसे ये सवाल पूछना, आप इनसे सवाल पूछें कि राहुल गांधी ने जब पार्टी के उपाध्यक्ष रहते हुए, जब सारी कमान उनके हाथ में थी, एक छात्र संघ चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में भी उनकी रैलियों के लिए जब आम कार्यकर्ता उनका परेशान था, तब रैली नहीं हो रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पूछा गया कि आखिर कांग्रेस राहुल गांधी आकर रैली करेंगे दिल्ली में, नहीं करेंगे। उनके सभी पैतरे जब फेल हुए तो आज समीक्षा कांग्रेस खुद कर रही है। सोनिया गांधी को यह सोचना पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी को हम महासचिव का पद देते हैं, एक बड़ा पद है जिसमें जो कांग्रेस, देखिए इंटरनली मुझे लगता है इनको इस समय आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और ये बार बार कहते हैं कि 10 महीने की सरकार, 10 महीने की सरकार, वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर प्रधानमंत्री की जनधन योजना शामिल होती है और कल ही बजट आया है, उसके बाद भी तमाम योजनाएं, मतलब IIT से लेकर और फिल्म इंस्टीट्यूट झारखंड में खुलवाने की बात की जाती है। और ये 10 महीने की मुझसे बात पूछ रहे हैं, आपके पापों का घड़ा, आपके पापों का घड़ा, हजारों करोड़ों घोटाले, आपने क्या आकाश, क्या पाताल, आप जो है सरकार बनाते हैं, क्या डब्ल्यू, क्या कॉमनवेल्थ। कृति जी, विनीत जी प्लीज, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, विनीत जी
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है हमें यहाँ पर, और प्रधानमंत्री के ऊपर यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की हो रही है। आप जरा मुझे ये समझाइए। नहीं, राजनीति की बात हम कर ही नहीं रहे। ये आपने कैसे समझ लिया कि राजनीति की बात हो रही है? बात हम करें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की और कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की, जो आज कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि जवाब आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन नेहा जी, राहुल गांधी की सारी है, आप नकार रहे हो सवाल को, आप सवाल को नकारने की कोशिश नहीं कर सकते विनीत जी। जहां जहां प्रभारी बनाकर भेजा गया राहुल गांधी को, सभी राज्यों में आप चुनाव हारे। छात्र संघ चुनाव के लिए प्रभारी उन्हें बनाया गया। देखिए सुनिए, मैं एक बात बता, पैनल हारे आप। कृति जी, विनीत जी प्लीज जरा शांत। विनीत जी प्लीज, देखिए कृति जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं मानो कांग्रेस पार्टी में आप राहुल के विरोधी खेमे की हों। देखिए सब, आप भारतीय कांग्रेस पार्टी की नहीं हूँ, आप कांग्रेस पार्टी, अरे मालूम है आप भाजपा की हैं। बोलिए बोलिए, आप बात को पकड़ती हैं। नहीं, आप अरे आप, मुझे मालूम है, लेकिन आपका विश्लेषण उसी आधार पर हो रहा है। मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी की जो ये दुर्दशा है, आप क्यों ये मानकर चलते हैं कि राहुल की वजह से है? क्या ये सोनिया की वजह से नहीं है? आप जिसने, कृति जी ने जिन जिन उपमानों का सहारा लिया, जनधन योजना या तमाम योजना, मुझे उस पर कोई शक नहीं है। एक सेकंड आप पूरा बोलने दीजिए ना मेरी बात। गांधी के चेहरे के साथ नहीं चलाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सुनिए यूथ लीडर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सरकार के खिलाफ असंतोष था। ये चुनाव में जो परिणाम आया, ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष का परिणाम है। राहुल ने जो भी पार्टी में सुधारों का एजेंडा शुरू किया, उसके दूरगामी नतीजे आएंगे। अगर वो सही है तो उसको सही पार्टी में वो सुधार नहीं ला पा रहे। मनोज जी, सवाल तो यही है। मेरा ये कहना है, जो सुधार करना है, वो जो करना चाह रहे हैं वो खुल के कर ही नहीं पा रहे हैं। उसके आगे रोड़े भी तो हैं। इसीलिए वही उन्हीं रोड़ों का जिक्र करना चाह रहे हैं। सब राज्यों में कांग्रेस की रोड़ों का जिक्र हो रहा है। मैं बता, कांग्रेस की सरकार, मैं आपको, तब राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। अरे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई है। देखिए कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। बोलिए। 1991 में इस देश के आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला नई आर्थिक नीति का लिया गया, और वो नई आर्थिक लाने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वह कांग्रेस पार्टी थी। नरसिंह राव थे, और जिसे आगे बढ़ाने वाले मनमोहन सिंह थे, जिसको सबसे सेफ बेट समझ करके सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनवाया। और जिन नई आर्थिक नीति के फाउंडेशन पर यह देश लगातार आगे बढ़ा, वाजपेयी की एनडीए सरकार ने उस पर और तेज दौड़ने का काम किया। जब ये 2004 में जब कमान मिलती है, उसके बाद से उन नई आर्थिक नीति के फंडामेंटल्स में इनको और आगे बढ़ने के बजाय सोनिया गांधी के कुछ एनजीओ सलाहकारों ने कहा कि आप सामाजिक एजेंडा लाइए, और वह सामाजिक एजेंडा जिसकी कोई इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, जिसको लेकर के देश के को मजबूती असल रूप में नहीं मिलनी थी, गरीबों का असली एम्पावरमेंट नहीं होना था, तो आप नरेगा जैसी योजना लाते हैं, फूड सिक्योरिटी योजना लाते हैं। उससे इकोनॉमी की हालत ऐसी चरमराई, बजट घाटा बढ़ गया, करंट अकाउंट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, और केवल जो है अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करके सब्सिडी के जरिए करप्शन को बढ़ावा मिला। तमाम चीजों को लेकर के, जहां पर ई गवर्नेंस का काम बढ़ना चाहिए था, आईटी लाने वाली भी पहले कांग्रेस पार्टी थी, इनको लेकर के जो असंतोष फैला और जो स्थिति गड़बड़ हुई, उसका फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उसकी वजह से हार हुई। आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को खुद बैक ट्रैक किया। राहुल गांधी का जो सरोकार है, पहली बात कि अब देश के राजनीति का एक एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब लोग वंशवाद के नाम पर पूरे लोग इरिटेटेड हो जाते हैं। तो पहली बात तो राहुल गांधी पर यह चस्पा लगा हुआ है कि वह पॉलिटिकल उतने कनिंग व्यक्ति नहीं है, वंशवादी हैं। लेकिन उनके सुधारों की बात को हम कैसे गलत कर दें? हम उनका कोई राइवल पॉलिटिशियन नहीं है कि उनको हर समय नीचा करें जिससे कि हमें फायदा मिले। अगर आप स्वतंत्र राजनीति विज्ञानी के नाते अगर उनके कार्य को सोचेंगे तो वह एक राजनीतिक सुधारक के रूप में कांग्रेस में काम कर रहे थे। और जो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो कहीं ना कहीं सोनिया के अपने एजेंडा के चलते हुई है, जिससे कि इकोनॉमी की पूरी फंडामेंटल्स गड़बड़ हो गई। और नरेंद्र मोदी की सरकार उस इकोनॉमी फंडामेंटल्स पे ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, जो जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने दरअसल शुरू की। बोलिए विनीत जी। मैं इस बात पे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कीर्ति जी कह रही थी कि हार गए और जीत गए।
हारना जीतना एक अलग बात है, बात डिलीवरीज की। और ये तो इस तरह से बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का ही ठेका ले लिया है। तो भविष्य फैसला करेगा। तो राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, नहीं कोई विफलता नहीं है, बिल्कुल विफलता नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं आने वाला समय बिल्कुल कोई विनीत जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप बात बीजेपी की मत करिए, आप बात कांग्रेस की करिए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जितने फैसले किए हैं, इनके दूरगामी फैसले नतीजे आपके सामने आएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले चुनावों में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक हनीमून पीरियड चल रहा है। इसमें अगर जीतना हारने की बात करेंगे, जीतने हारने की बात करेंगे तो गलत होगा। मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए हाँ। क्योंकि जिस तरह की आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, उससे कोई नतीजे नहीं निकलेंगे। नतीजे आएंगे इन फैसलों से जो उन्होंने आंतरिक सुधार और आंतरिक डेमोक्रेसी की जो बात करी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की जो बात राहुल गांधी करते हैं, हाँ। निश्चित तौर पर अच्छे चेहरों को और युवा जो इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आने का इससे मौका मिलेगा। और मैं समझता हूं वो फैसले आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिखाई भी देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में कमान आने का यह मतलब होगा कि उनके फैसले जब पूरी तरह से उनके अपने हाथ में होंगे, तो वो लोग, नई सोच के लोग, युवा शक्ति और ऐसे इंटेलेक्चुअल चेहरे आपके सामने आएंगे जो देश की जनता के लिए काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। तो इसमें जीतने और हारने का आज ये कह देना कि हार गए हैं तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मैं जानता हूं विपक्ष कहना तो आज गलत है, भारतीय जनता पार्टी का हारने का। तो इससे ये कहीं भी ये साबित नहीं होता कि राहुल गांधी की हार हो गई या किसकी हार हो गई है। तो ये समझने की जरूरत है। अगर जीतने की बात करते हैं तो 370 धारा की बात करते रहे और वहां पे सरकार बनती है मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, जिन्होंने जीतने। एक मिनट बोलने दीजिए, आज बिल्कुल आज की लेटेस्ट बात है कि पाकिस्तान को मुख्यमंत्री धन्यवाद दे रहा है कि मैं अलगाववादी हूं। विनीत जी जरा मुझे वो फैसले बताइए जो किए जा सकते हैं पार्टी में, उनके बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसे वो फैसले ले रहे हैं जिनका बहुत दूरगामी नतीजा देखने को मिलेगा पार्टी में। उन फैसलों को जानने के लिए जनता बेकरार है, हम भी तो जाने जरा। बिल्कुल, आपका भविष्य आपको दिखाएगा। जब एक आम आदमी, मैं बात करता हूं, आप जो बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी के, हमारे इलेक्शंस जो होते हैं, जो पार्टी के संगठनात्मक चुनाव जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें वो चेहरे निकल के सामने आएंगे जो युवा होंगे, जिनकी एक सोच होगी और देश के लिए काम। और वो फैसला जो दिल्ली में लिया गया है अजय माकन को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, वो फैसला उसमें इंक्लूडेड है। अजय माकन उसमें कहां से इंक्लूड हो गए? मैं उन नए चेहरों की बात करूंगा। कांग्रेस के ही हैं और राहुल गांधी के वफादार नेताओं में से माने जाते हैं, उन नेताओं में से माने जाते हैं जिन्हें राहुल गांधी बेहद पसंद करते हैं, जिन पर वो भरोसा करते हैं, और यही वो करना चाह रहे हैं बेसिकली। देखिए, आप दो बात करते हैं, एक आपको भविष्य की बात करते हैं क्या फैसले आएंगे, दूसरी तरफ से आप भविष्य की शुरुआत तो वर्तमान से ही होगी ना। डिबेट करते हैं, जब हम पास पे आते हैं तो आप बोलते हैं ये विषय नहीं, आप भविष्य पे आ जाइए। हम भविष्य की बात करते हैं तो आप उसको तो समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सहारे कितना उज्जवल हो पाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं अप्रैल में जब अधिवेशन होगा, और उसी वक्त प्रियंका गांधी को भी पार्टी में लाने की बातें कही जा रही हैं। वो कौन से पद पर होंगी? फिलहाल ये खबरें हैं कि वो राष्ट्रीय महासचिव होंगी, लेकिन इन खबरों को खुद उन्होंने खारिज किया है। कहा है कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन ऐसे में वो कार्यकर्ता जो कि प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो घमासान है ये कांग्रेस के अंदर ही मचा हुआ है कि आखिर हमें लीडरशिप किसकी चाहिए। मनोज जी आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी के ऊपर जितनी भी कांग्रेस की हार हुई, उनका ठीकरा फोड़ा गया, लेकिन उन राहुल गांधी से हटकर सोचना नहीं चाहती है कांग्रेस कुछ, क्योंकि उन्हें अपने राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है। मीडिया चाहे जो कहे, चाहे जनता नकारा हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहां यह समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब दोनों मिलकर कांग्रेस को संभालेंगे तो किस तरह की कांग्रेस हमें नजर आ सकती है? अगर एक अवलोकन किया जाए तो क्या समझ पाएंगे हम? देखिए, मैं व्यक्ति पूजा वाली जो राजनीति की जो परंपरा है भारत में, और आजकल एक नई परंपरा चली है झपट्टा मार, अल्ट्रा एग्रेशन दिखाओ, जैसे केजरीवाल दिखाते हैं, जैसे मोदी दिखाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी एक अच्छे गवर्नेंस के भी आदमी हैं, गुजरात में उन्होंने डिलीवर किया, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन पे निष्पक्ष रूप से मैं कहूं तो उनके अभी तक के कार्य पे आप बहुत बड़ी उंगली नहीं उठा सकते, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय राजनीति को अगर आप हर एंगल से एक रिफॉर्मेटिव एजेंडा पर लाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी इस देश के इतिहास में एक रिफॉर्मर के रूप में दर्ज हो, बजाय कि एक नेहरू गांधी की डायनेस्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का अगला वो वारिस बने, जो कि कांग्रेस पार्टी के चाटुकार लोग चाहते हैं, कुछ हमारे विश्लेषक भी चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि नेहरू गांधी फैमिली के ही आदमी को रखो। नरसिंह राव से बेहतर मुझे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं लगा था, जो व्यक्ति इतना विद्वान था और देश में पाथ ब्रेकिंग फैसले लिया। अब बात करप्शन की उठती है,
करप्शन इस देश में 1960 के दशक में आ चुका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक पॉलिटिक्स में यह कभी नहीं लगा कि हमारी राजनीति को और हमारे वोट बैंक को इससे कोई नुकसान होगा। उन्होंने कभी भी बड़े फैसले नहीं लिए, जबकि उसका गुण हमारे सिस्टम में बहुत पहले लग गया था। जब ये लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ तब कांग्रेस पार्टी पहली बार जगी और एक साथ 6 विधेयकों को पारित होने की बात कही। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक ऐसे मॉडर्न पार्टी की मिसाल बननी चाहिए। हालांकि मुझे ये संभव नहीं प्रतीत होता कि वो इस तरीके का काम करेंगे कि वो कंप्लीट नेहरू गांधी फैमिली से अलग, वहां पर नेताओं की अलग पौध तैयार करें, अलग स्ट्रक्चर तैयार करें। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का दबदबा नहीं रहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत आदर्श राजनीतिक दल का भी कोई मिसाल नहीं पेश कर पाती है, क्योंकि वो वहां पर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि अगर हमने डायनेस्टी पॉलिटिक्स का विरोध किया है तो हमारे दल में भी इस तरीके का घुन नहीं लगना चाहिए। आज जीते जी रमन सिंह, जसवंत सिंह, वो प्रेम कुमार धूमल, राजनाथ सिंह, कई ऐसे एग्जाम्पल है जो अपने बेटों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। बिल्कुल गलत तर्क है। राजनीति में और फिल्म इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। कोई यहाँ पर टैलेंट और क्वालिटी का कोई मेजरिंग रट नहीं है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ, यही चिंता प्रकट कर रहा हूँ कि भारतीय राजनीति को अगर सचमुच असली डेमोक्रेसी वाली राजनीति बनानी है तो इसमें एक सी चेंज लाने की जरूरत है, जहां पर पूरी कैंडिडेट की स्क्रीनिंग हो, जहां पर गुड गवर्नेंस की पूरी ट्रेनिंग दी जाती हो, जहां पर क्वालिटी लीडरशिप की पूरी पौध निकलती हो। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के नियत बड़े अच्छे हैं, वो ऐसे ऐसे बिंदु लाते हैं जो सुधार से जुड़े हैं, लेकिन उस चीज को एग्रेसिव रूप से पैकेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कई सारे सीनियर नेताओं के जो रोड़े हैं उस पर वो नहीं कह पाते हैं, और कई चीजों को लेकर के उनके पास भी वैसी मैच्योरिटी नहीं है। जैसे वो कई बार पंचायत राज की मिसाल देते हैं कि राजीव गांधी ने पंचायत राज लागू किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पंचायत राज देश के 3 टायर गवर्नेंस में फर्स्ट और सेकंड टायर की तरफ फैसिलिटेटेड नहीं है। आपने उसको पावर तो काफी दे दिया है, लेकिन उसे न सैलरी है, न पर्क्स है, न कुछ है। तो एक लेवल प्लेइंग बनाना, देश में फंडामेंटल्स, जितने फंडामेंटल्स हैं उसमें रिफॉर्म की बात लाना, ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना, पॉलिटिकल पार्टी के पूरे प्रोसेस को ठीक ठाक करना, गुड गवर्नेंस के तमाम जुड़े हुए जितने इंटर रिलेटेड बिंदु हैं उस पर काम करना, इस तरीके का विजन अगर कोई पार्टी लाती है या कोई नेता लाता है, तभी हम देश के लोकतंत्र को भविष्य के अंदाज से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और ये कोई केवल पार्टी अपने बूते नहीं कर सकती है। पार्टी केवल अपना पैरामीटर एक ही देखती है, हमें चुनाव में जीत मिली या हार मिली। हार मिलेगी तो आत्ममंथन इसलिए करेंगे कि कैसे हम वोट बैंक फिर से पाने की व्यूह रचना करें, ये नहीं कि कोई आदर्श मिसाल पेश करें या लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो कुल मिला जुला बड़ा करके सवाल यही है ना मनोज जी, जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर लोकतंत्र की आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज की तस्वीर से काफी ज्यादा अलग है। और उसे बना कैसे पाएंगे राहुल गांधी? जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं कि देश उन्हें एक रिफॉर्मर के तौर पर याद रखे, वो रिफॉर्मर वो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल है। कृति जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा आप छात्र संघ से हैं, आप युवा नेता हैं बीजेपी की, ऐसे में जाहिर है आपके सामने जो भी कांग्रेस के युवा नेता खड़े होते होंगे आपके अपोजिट में, राहुल गांधी से प्रभावित तो होंगे ही होंगे। क्या कभी किसी तरह का चैलेंज आपको उनसे नहीं लगा? पॉलिटिकल चैलेंज अगर देखा जाए। नहीं, पॉलिटिकल चैलेंज की कोई बात ही नहीं। पिछले मैं 4 साल की बात करूं तो जहां एबीवीपी 2 सीटों पर आती है, फिर 3 पर, और आज की डेट में 4 सीटों पर काबिज है। छात्र संघ चुनाव से यूथ कांग्रेस की अगर हम इनके कार्यकर्ताओं की बात करें, जो एनी हाउ राहुल गांधी से प्रभावित भी हैं, उनकी टोली में चलते हैं और उनके साथ राजनीति करते हैं, आज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और पार्टी में जो भी संगठनात्मक, हम एक पल को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात ना करें, जैसा कि मनोज जी कहते हैं कि क्यों हम मैंडेट की बात कर रहे हैं, क्यों हम वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है हम चुनावों को साइड रखते हैं, बट संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस में इतनी जो उठापटक चल रही है, इनको या तो स्वीकारना चाहिए कि ठीक है राहुल गांधी के द्वारा जो भी लाई गई पॉलिसीज थी आज वो फेल होती हैं, इसीलिए हम प्रियंका गांधी को एक फ्रेश चेहरे के माध्यम से लाना चाह रहे हैं और पार्टी की रणनीतियां नए तौर पर हम मानकर और आगे फर्दर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो भी अन्य राज्य, पंजाब में चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है, वहां हम काम करेंगे। तो बात वही है, ये अभी उस चीज को मानते भी नहीं है कि नहीं राहुल अभी छुट्टी पर हैं, क्यों छुट्टी पर हैं, कैसे छुट्टी पर हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन सर पर है। तो ये सब जो उठापटक है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे गिरता है और जो देखने को मिल भी रहा है कांग्रेस पार्टी में।
विनीत जी, अब यही आपसे समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी से तो चलिए पार्टी कुछ सोचना नहीं चाहती है, लेकिन प्रियंका गांधी को लाने की बात की जा रही है। ऐसे में जैसा कि मनोज जी ने बोला कि हम ये सोचें कि वो कांग्रेस जो कि आज आत्ममंथन के मुहाने पर खड़ी है, वो कांग्रेस अब ये सोचे कि हमें दोबारा से देश की राजनीति की दिशा किस तरह से बदलनी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा था कि हम एक नई दिशा लेकर आए, हम एक बदलाव की बयान लेकर आए, नई गवर्नेंस पे काम, वो नई गवर्नेंस पे चले काम, लेकिन राजनीति को नई दिशा किस तरह से दी जाए, क्या ये वक्त वो है, और क्या उस वक्त को लाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका वो किस तरह से होगी, जरा ये समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मीडिया जिस टाइप की चर्चाएं कराता है वो कहीं ना कहीं अपनी जुबान दूसरे की मुंह में रखने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा इस बात के साथ ही, इसको सपोर्ट करने के लिए हम पीछे थोड़ा सा चले जाएं, अगर 5 या 6 साल पहले राहुल गांधी का जब राजनीति में आगमन हुआ था और बीजेपी एक अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, उस समय पूरे बीजेपी में यही चिंता और मंथन का विषय था, हम राहुल गांधी कहां से लेके आए अपनी पार्टी में, दूसरा राहुल गांधी कहां से पैदा करें, बुजुर्गों की पार्टी करार दे दिया गया था इसको। तो ये कोई विषय नहीं है कि राहुल गांधी, और ये बात ये है कि समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं, तो परिवर्तन होना एक नियम है, जीवन का नियम है, वही राजनीति का भी नियम है। तो उसी बदलाव के तौर पे जनता ने वोट दिया, तो उस वोट को यहां जोड़ देना कि वो राहुल गांधी का वोट नहीं मिला, तो ये गलत है कहीं ना कहीं पर, ये बदलाव का वोट था। फिर ये कह देना कि क्यों नहीं है जी, जब इनकी पार्टी हारती है तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, ये बात गलत बोल रहे हैं, हमें राहुल गांधी की चिंता नहीं है, लेकिन इनके बंद कमरों में हमेशा डिबेट ये होती, राहुल गांधी का वोट कहां से आएगा, वर्डिक्ट की बात ना करें, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात ही नहीं क्यों नहीं करी, फिर आप क्यों करते हैं, आप कहते हैं, आप खुद तो बात बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं कि आप दूसरों के इलेक्शन हार जाते हैं, आप दिल्ली विधानसभा हार जाते हैं, अरे आपका बहुत बड़ा इतिहास है, कृति जी अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप इंटेलेक्चुअली बात करिए, आप संज्ञानात्मक दृष्टि की बात कृति जी प्लीज उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। नेहा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी के हार के विश्लेषण को लेकर के ये चर्चा हो रही है, हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जो मैंने पहले देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात की, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देश के विभाजन के लिए, कम्युनल डिवीजन के लिए एक तरह से जिम्मेदार थी। जब आपने देश का कम्युनल डिवीजन किया, फिर आपने सेकुलरिज्म को एक हाई पॉइंट बनाया, सेकुलरिज्म इज बेस्ट पॉलिसी, आई फर्मली बिलीव इन दिस, लेकिन आपने पूरे राजनीति के लटके झटके इस तरीके से दिए कि आपने एक अल्पसंख्यकवाद का इस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उसको मोल्ड किया। सोनिया गांधी, देखिए सवाल यह है कि राजनीति की कौन सी बिंदु आप तय करते हैं। सोनिया गांधी जो 2004 में चुनाव जीती या 2009 में वो जीती, सोनिया गांधी का कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था। सोनिया गांधी ने एक्सट्रीम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस पार्टी को लाया, प्रो अल्पसंख्यक और प्रो तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स गढ़ी, और जब उसका खामियाजा निकल गया कि पूरा देश पोलराइज हो गया और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल गया। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में यदि आज आत्ममंथन हो तो आत्ममंथन का सबसे पहला बिंदु यही नजर आएगा कि आप ये तय करिए कि आपका ये सेकुलरिज्म है क्या, वास्तव में न्यूट्रल टू ऑल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, या वास्तव में ये आपका एक तुष्टीकरण की राजनीति है जो हर पार्टियां करती हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की राजनीति करती है, कांग्रेस पर चस्पा लगा हुआ है कि आप खुल करके मुस्लिम वोट बैंक को चलिए देते हैं, वक्त कोई थोड़ा दलित कम वोट है, बैंक पॉलिटिक्स करता वक्त है, कम है, मैं तो थोड़ा इस पर भी छोटा आप छोटा मंथन करना होगा। सवाल केवल राहुल का नहीं है। और विनीत जी से, कृति जी पहले आप। देखिए, मुझे यही लगता है, मैं तो बार बार अपने पैनलिस्ट से भी कह रही हूं कि जो भी अगर विफलताएं हैं और नए सिरे से अगर प्रियंका गांधी के चेहरे से ये शुरुआत करना चाहते हैं तो इनको ही स्वीकारना चाहिए। बोलिए विनीत जी। देखिए, यहाँ पे विफलताओं की कोई बात नहीं उठती। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि इंडिविजुअल का फैसला है, अगर वो आना चाहे तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए, ये उनका अपना कैलिबर है, फिर वो आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो राजनीति है, कहीं जीतने हारने से बढ़ के डिलीवरीज का काम करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि देश जो है उन डिलीवरीज के ऊपर टिकेगा, और कांग्रेस ने डिलीवर किया, इसलिए लोगों ने बार बार चुना भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कृति जी शुक्रिया, विनीत जी शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या दोनों एक साथ अगर कांग्रेस को नए सिरे से ढालने की कोशिश करेंगे, एक नए फ्रेम में रचने की कोशिश करेंगे, तो वो कर पाना उनके लिए कितना आसान होगा। जैसा सवाल हमने शुरू में भी उठाया कि क्या बुजुर्ग हो गई कांग्रेस, आज नए युवा चेहरों के साथ वापस भारतीय राजनीति में एक नई परिभाषा को गढ़ पाएगी या फिर नहीं। सवाल लगातार यही बना है। हालांकि
हालांकि तब तक बना हुआ है जब तक अधिवेशन नहीं हो जाता कांग्रेस का, और ये जो तमाम बिंदु हैं, जो तमाम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, वो सामने से क्लियर नहीं हो जाते। फिलहाल इतना ही बेबाक बहस में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।